वेलकम टू प्रगति साइंस क्लासेज। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा पार्ट शुरू करेंगे। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट्स आ रहा है कि साउंड में कुछ प्रॉब्लम है। तो हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है कि साउंड में प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारे चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे मुझे माइक अवेलेबल नहीं है। इसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक व्यवस्था होता है तब तक हम आगे कंटिन्यू रहेंगे। इसके लिए हम लोग आगे करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि पहले हम लोग पढ़े थे कि मेथड ऑफ चार्जिंग, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का जो भी बात था वो लगभग पढ़ लिए थे, एप्सिलॉन के बारे में और कांस्टेंट के बारे में। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो फोर्स का सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, या कहिए ये बात कि सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा हो तो उसका नेट फोर्स क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यदि ये स्केलर क्वांटिटी होता तो स्केलर सम के बराबर के जैसा करते, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो समेशन करेंगे, योग करेंगे, वो वेक्टर एडिशन के अनुसार करेंगे। तो वही बात हम लोग लिखेंगे, सिंस, ऐसे लिखिए, सिंस force is a vector quantity, force is a vector quantity, so the net force on a child particle is the vector sum of force due to each child particle, each of the child particles in the system, मतलब किसी वस्तु पर, किसी आवेशित कण पर लगने वाला कुल बल जो होगा, किसी वस्तु पर लगने वाला कुल विद्युत बल जो होगा, स्थिर विद्युत बल जो होगा, वो उस निकाय में उपस्थित प्रत्येक बलों के योग के, वेक्टर योग के बराबर होगा। इज द वेक्टर सम, ये वेक्टर सम है। तो हम लोग पहले वेक्टर एडिशन के बारे में जान लेते हैं कुछ, क्योंकि हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में आर वेक्टर बराबर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर या मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा जो था एंगल बिटवीन, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये था मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए tan अल्फा लिखते थे। अल्फा इज इक्वल टू होता था tan इनवर्स मॉड बी, या कहिए बी साइन थीटा और बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये होता है, ये डायरेक्शन के लिए। या अल्फा क्या था, अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर, या कहिए ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ये था ए वेक्टर। तो हम लोग देखते हैं वही बात कि अब मान लिया जाए एक क्वेश्चन, इस पर देख लेते हैं क्या होता है। मान लिया जाए एक सिस्टम है 3 चार्ज पार्टिकल का, जिसमें 3 चार्ज पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहा है। मान लिया तीनों का चार्ज इक्वल है
और ये तीनों चार्ज किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रत्येक वर्टेक्स पर रखा हुआ है। वर्टेक्स पर रखा हुआ और इसका साइड लेंथ मान लीजिए L दिया हुआ। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका प्रत्येक साइड लेंथ कैसा हो जाएगा। अब हम नाम देते हैं यहाँ पर ये Q है A B और ये क्या है C। किसी एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना है तो यहाँ पर इसी सुपरपोजिशन मेथड का उपयोग करेंगे। वेक्टर एडिशन करना होगा किसी एक पार्टिकल पर, प्रत्येक पार्टिकल के द्वारा फोर्स का डायरेक्शन पहले शो करेंगे, उसके बीच का एंगल शो करेंगे उसके बाद हम लोग वेक्टर एडिशन कर लेंगे। तो मान लीजिए हमको पूछा क्वेश्चन में फाइंड द नेट फोर्स on the charge particle A पर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल था उसी को ले लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये Q था, ये भी Q और ये भी Q, प्रत्येक साइड कैसा था L था। तो हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में कि यहाँ पर ये B चार्ज पार्टिकल है और ये C है, ये A है। तो A पर निकालने के लिए फोर्स बोला तो सबसे पहले हम B के कारण इस पर फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे। तो B के कारण ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों सेम नेचर का चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस फोर्स का हम लोग नाम देंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू B। फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अब उसी तरह इस पर भी देखते हैं तो ये दोनों भी कैसा है, Q है, सेम नेचर का चार्ज है, तो इस पर भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये फोर्स ऑन A ड्यू टू C मतलब अब इस दोनों फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाय कूलम्ब्स लॉ। मतलब कहिए तो इस दोनों का मैग्नीट्यूड कूलम्ब्स लॉ से निकालकर फिर इस वेक्टर एडिशन में R का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। R का मैग्नीट्यूड फिर tan अल्फा लगाकर, या किसी और मेथड से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का कोण। तो सबसे पहले बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से हम लोग देखते हैं FAB और FAC का वैल्यू। देखिए सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ लगाने में ऐसा नहीं कि साइन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किया जा सकता है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या कि यदि निगेटिव साइन भी रहता, एक निगेटिव साइन होता तो ये अट्रैक्टिव फोर्स दिखाते। अब कूलम्ब्स लॉ लिखते समय चलिए हम इसको ऐसा करते हैं कि पहले FAB का वैल्यू लिखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। R यहाँ पर क्या है, L है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर Q1 के जगह पर Q है, Q2 के जगह पर Q है और R के जगह पर L स्क्वायर। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पर केवल हम अभी मैग्नीट्यूड लिखे हैं। जब केवल मैग्नीट्यूड लिखाया है तो इसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ता है। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, इसका ये डायरेक्शन है तो हम इसका डायरेक्शन ऐसा लिख सकते हैं कि B से A की, या फिर ऐसा लिख सकते हैं अवे फ्रॉम B। इसको क्या लिख सकते हैं, अवे फ्रॉम B, ऐसा लिख दिए डायरेक्शन। अब इसी तरह से लिखेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू C। तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाई L स्क्वायर। इसको लिखेंगे अवे फ्रॉम C, अवे फ्रॉम पॉइंट C, मतलब इस पॉइंट से दूर की ओर, A पर लगेगा दूर की ओर, तो ये डायरेक्शन का होगा। अब सबसे पहले देखेंगे कि इस दोनों के बीच का कोण है क्या होगा, इस दोनों के बीच का, जहाँ पर दो वेक्टर के बीच का कोण वही होता है जहाँ पर दोनों वेक्टर का टेल मिलता हो या दोनों का फिर हेड मिलता हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं यदि FAB वेक्टर देखें और FAC वेक्टर देखें तो दोनों का यहाँ पर क्या मिल रहा है, टेल मिल रहा है। तो ये कोण डिफाइंड होगा। इस कोण को निकालने के लिए ये जान रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा, तो ये भी कैसा होगा, 60 डिग्री होगा। यहाँ पर लिखेंगे सिंस एंगल बिटवीन
एफ ए बी वेक्टर एंड एफ ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसा हो गया। अब वही आर वेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे। तो नेट फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। इसका वेक्टर एडिशन करना होगा। तो वेक्टर एडिशन के लिए हम लोग आर वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी यहाँ पर लिखे थे। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ ए बी वेक्टर का स्क्वायर एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी कॉस 60। दोनों के बीच का कोण रख दिए। यहाँ पर आ जाएगा इसका वैल्यू, इसको लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी आ जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका वैल्यू और इसका भी वैल्यू यही है। तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा कॉस 60 का मान 1/2। इसको अंडर रूट में रखेंगे हम लोग। ये 2 से 2 कटेगा, यह आ जाएगा 3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट। तो रूट से ये खत्म हो जाएगा, आ जाएगा रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये केवल अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड आया, फोर्स का मैग्नीट्यूड आया, नेट फोर्स ऑन इट। अब हमको देखना है इसका डायरेक्शन। तो ये जब 60 डिग्री और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो आप लिख सकते हैं इस डायरेक्शन, इसके बीचों बीच। तो लिखेंगे एट, इसका ये पूरा हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। ये कितना आ गया, 30 डिग्री। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। यदि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं रहता तो फिर ये कोण भी दोनों आपस में बराबर नहीं होता। तो हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, यदि आपको फॉर्मूला लगाकर देखना है तो आप देख सकते हैं। इसको बी वेक्टर के जैसा ट्रीट कर दीजिए, इसको ए वेक्टर के जैसा। तो अभी हम लिखे थे अल्फा बराबर tan इनवर्स अल्फा बराबर tan इनवर्स ए। तो ए के जगह पर एफ ए बी कॉस नहीं साइन 60 और बाई एफ मॉड बी एफ ए सी होगा, एफ ए सी एफ ए बी प्लस एफ ए सी कॉस 60। तो ये आ जाएगा कितना, tan इनवर्स एफ ए सी का वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और साइन 60 रूट 3/2 और ये बाई एफ ए बी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉस 60 1/2। तो ये आ जाएगा 3/2। नीचे क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स के क्यू स्क्वायर रूट 3/2 और बाई एल स्क्वायर, यह आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 3/2। तो 3/2 से 2 कट जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, ये सब एल स्क्वायर होगा, सॉरी एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। हाँ, तो ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। आ गया कितना, tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1 या √3/3, इसको लिख सकते हैं 1/3, tan इनवर्स 1/3 √3, इसको लिखेंगे 30 डिग्री। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर और एफ ए बी के बीच का कोण होगा क्या जी, इसका आंसर एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि इतना न्यूटन या इतना यूनिट फोर्स फ्रॉम 30 डिग्री फ्रॉम एफ ए बी वेक्टर टू एफ ए सी वेक्टर। ऐसा लिखेंगे, एफ ए वेक्टर बराबर
√3 kq² यूनिट, जो भी यूनिट होगा फोर्स का, या न्यूटन में लिख सकते हैं जब ऐसा यूनिट 30 डिग्री फ्रॉम या ड्यू 30 डिग्री फ्रॉम FAB वेक्टर टुवर्ड्स FAC वेक्टर, दोनों तरफ से वही बात होगी। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो हम लोग क्या देखेंगे आगे, ये तो हो गया आपको सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स या कूलम्स लॉ लगाने के लिए। अब इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के अनुसार बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसको होमवर्क में लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम होमवर्क लिख देते हैं, HW में आ जाएगा एनसीईआरटी का वो सभी क्वेश्चन हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले है। उसमें कुछ इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, लेकिन उसको भी छोड़ दीजिए। मतलब एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक का लगभग 90% क्वेश्चन हो ही जाएगा, केवल जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़कर, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग हुआ होगा वो छोड़कर बाकी सब क्वेश्चन हो जाएगा। इसको भी नहीं करना, बाकी जो भी क्वेश्चन है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 11, 12, 10 भी हो जाएगा, ऐसा होगा क्वेश्चन नंबर। इतना क्वेश्चन नंबर हो होमवर्क, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़कर बाकी जो भी क्वेश्चन होगा हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हम लोग को पढ़ना है यही सुपरपोजिशन से इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। इक्विलिब्रियम का ऐसे हिंदी होता है साम्य स्थिति। साम्य स्थिति का मतलब हुआ, अब जो भी केमिस्ट्री में भी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना होता है, तो वो सबसे हम लोग को लेना देना नहीं है। हम लोग को केवल लेना देना है इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पर इसका दैट्स मीन नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जब भी इक्विलिब्रियम कहेगा तो शब्द इतना ही है, इक्विलिब्रियम आया हम लोग फिजिक्स के अनुसार नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल और ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, या कहिए किसी वस्तु पर लगने वाला यदि बल जीरो हो तो उसको इक्विलिब्रियम में कहते हैं। जैसे हम कोई भी व्यक्ति यदि खड़ा है तो उस पर नेट फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अब इक्विलिब्रियम 2-3 तरह का होता है, 2 तरह का कह सकते हैं, 3 तरह का भी कह सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया क्या चीज, नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल, ऐसा लिख सकते हैं इफ द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, यहाँ चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए चार्ज जोड़ दे रहे हैं, on A, the net force on A charged particle is zero, then it is called in equilibrium। मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है, यदि किसी आवेशित कण पर नेट फोर्स जीरो है तो उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम 2 तरह का, एक को कहते हैं पार्टिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा को कहते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम। और भी इक्विलिब्रियम का प्रकार हम लोग देख सकते हैं, एक ऐसा भी सोच सकते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम और सिस्टम इक्विलिब्रियम, जिसमें एक पार्टिकल पर हो नेट फोर्स जीरो, उसको कहते हैं पार्टिकल इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब प्रत्येक पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो उसको कहते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम। अब आगे और इसके बाद पढ़ेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बात हम लोग एसएचएम में भी पढ़े थे, वहाँ पर भी हम लोग को हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन खोजना पड़ता था। उसी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता था। मतलब एसएचएम करने के लिए पार्टिकल का एक कंडीशन था कि वो पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। आगे भी हम बताएंगे क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम,
लेकिन ये एसएचएम में जो प्रगति साइंस क्लासेज में पढ़े होंगे उनको एसएचएम में भी ये बात बताया गया होगा और वहाँ पर भी इक्विलिब्रियम का बात सब कुछ बता दिया गया है। यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम आया तो यहाँ पर भी एसएचएम होगा। जैसे वहाँ पर एसएचएम हम लोग पढ़े थे एक चैप्टर, वो चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ भी आ सकता है। यहाँ पर भी टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है, जो भी है पूरा एसएचएम की बात आ सकता है। लेकिन कब, जब कोई पार्टिकल एसएचएम, जो कोई पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तब वो एसएचएम कर सकता है और उस स्थिति में एसएचएम वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप जो भी 11th का स्टूडेंट यहाँ पढ़े होंगे या कहीं भी पढ़े होंगे तो वो एसएचएम का थोड़ा सा पार्ट देख लेंगे तो यहाँ पर उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम दो तरह का, पहला हम लोग लिख रहे हैं पार्टिकल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इक्विलिब्रियम। if the net force on a charged particle is on a charged particle in the system of, if the net force on a charged particle is zero in the system of multi charged particles is known as particle equilibrium. Particle equilibrium मतलब यदि किसी बहुआवेशी निकाय में किसी एक कण पर नेट फोर्स जीरो हो तो उसको कहते हैं पार्टिकल इक्विलिब्रियम। मतलब बहुत सा पार्टिकल का वाला सिस्टम, जैसे यहाँ पर 3 चार्ज पार्टिकल है, इसमें यदि किसी एक चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो उसको कहते हैं पार्टिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम, ऐसे तो इसका है कि नेट फोर्स जीरो करिए, लेकिन यदि दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम है तो उसमें पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ अनुमान लगाने के लिए पॉइंट को कंसीडर करते हैं। जैसे इसमें दो तरह का हम लोग को जो भी पढ़ना है वो यहाँ पर फॉर टू चार्ज्ड पार्टिकल सिस्टम्स, मतलब हम लोग को जो पढ़ना है दो चार्ज पार्टिकल वाला सिस्टम को देखना है। दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम बोले तो उसमें दो ही चार्ज पार्टिकल। अब इसमें भी दो कंडीशन है कि एक में यदि देखें तो दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर का हो और दूसरा में अपोजिट नेचर का हो दोनों। तो यदि सेम नेचर का होगा तो जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन लाई करेगा तो उस दोनों के बीच लाई करेगा। मतलब दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम में यदि दोनों आवेशित कण सेम नेचर का हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन उस दोनों के बीच होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि दो, जैसे मान लिया जाए ऐसा, एक प्लस क्यू है एक प्लस टू क्यू, तो यहाँ पर जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा तो इस दोनों के बीच होगा, इसके बाहर नहीं होगा। अब ये भी इक्विलिब्रियम बहुत तरह से और भी देखा जा सकता है। तो हम लोग फिलहाल ये वाला बात देख रहे हैं कि यदि दोनों सेम नेचर का है, दूसरा यदि दोनों अपोजिट नेचर का है, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है। मतलब एक प्लस क्यू
और एक +2q। दूसरा निकाय कैसा लिए, एक +q और दूसरा -2q। अब इसमें जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा तो ये यदि a और b है तो a और b के बीच ही होगा, और हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन इस स्मॉलर चार्ज के निकट होता है, या कहिए लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज से दूर होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज, साइन ऑफ चार्ज नहीं देखना है हम लोग को, केवल चार्ज देखना है। यहाँ पर दोनों अपोजिट नेचर का है तो इसी लाइन पर होगा, दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखाखंड पर ही होगा, लेकिन वो रेखाखंड पर इस दोनों पॉइंट के बाहर होगा, या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। दूसरा, अभी हम एक बात और देखें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जब भी होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन जब भी होगा तो स्मॉलर चार्ज के निकट होगा, मतलब इधर लेंगे, इधर नहीं मान सकते। इधर मानेंगे तो फिर आइडेंटिटी वो गड़बड़ हो जाएगा, आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ अनुमान लगा लिए। अनुमान क्या क्या लगा लिए कि जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा सेम नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए तो उस दोनों के बीच होगा, और अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए दोनों आवेशित कणों से बाहर होगा। किधर होगा, तो जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड, यहाँ पर स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, यहाँ केवल और केवल +q को देख रहे हैं, ये +q नहीं कहिए, q को देख रहे हैं, और इधर हम लोग 2q देख रहे हैं, तो इसमें स्मॉलर मैग्नीट्यूड इसका है, तो जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन लाई करेगा तो इधर लाई करेगा। ये आप देख सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, यदि सेम नेचर का चार्ज हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों आवेशित कणों के बीच होता है, और जब अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा उस दोनों पॉइंट से के बाहर होता है जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के निकट होता है। तो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या नहीं भी लिख सकते हैं, देखते हैं। तो हम लोग ऐसा, इधर इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा और ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर होगा, ये पोजीशन हम लोग को ज्ञात करना है। मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट पर किसी भी आवेशित कण को रखेंगे तो नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। निकालने का मेथड क्या होगा कि पहले इस पॉइंट पर कोई अपने मन से एक चार्ज को रखे। क्या करेंगे, इस पॉइंट पर अपने मन से एक चार्ज पार्टिकल को रखेंगे। अब इसके कारण पहले इस पर फोर्स का डायरेक्शन के साथ दिखाएंगे। ये फोर्स ऑन, इसको मान लिया हम O चार्ज, तो फोर्स ऑन O ड्यू टू A रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इसके कारण भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू B। अब इस दोनों फोर्स को 180 डिग्री पर जोड़ेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, जो अभी हम लोग पहले देखे थे। नेट फोर्स को हम लोग कैसा करा देंगे, चूंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसलिए नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 रख देंगे दोनों का। अब यहाँ पर भी यदि देखेंगे तो क्या करेंगे, इसके कारण फोर्स देखेंगे, यदि A B और ये कैसा है, मान लिया हम P, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई चार्ज को रख दिए। अब इसके कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये लिखेंगे फोर्स ऑन P ड्यू टू A, इसके कारण हो गया। अब यहाँ पर इसके कारण फोर्स का वैल्यू देखेंगे तो ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, ये प्लस है, ये वाला प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स ऑन P ड्यू टू B। अब इस दोनों को फिर से 180 डिग्री पर समेशन करेंगे। जब भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ के अनुसार फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके निगेटिव साइन को डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर लिए। अब जब भी यूज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका साइन कूलम्ब्स लॉ में प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए अब यही क्वेश्चन को आपको हम आगे पूरा करके दिखाते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन निकलता है। इसी क्वेश्चन पर आते हैं कि 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम ले लिए, एक +q ले लिए और इससे d डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल -2q ले लिए। इस पॉइंट का नाम दे दिए A और B। अनुमान लगाकर हम लोग ये पता कर लिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जब भी होगा तो इस दोनों से बाहर होगा, और किधर होगा, तो ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के निकट। यहाँ पर ले लिए हम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये पॉइंट को मान लिए कैसा, P। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम अपने मन से कंसीडर कर लिए x। यही x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू A से कितना दूरी पर इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसके कारण
यहाँ पर पहले अपने मन से एक चार्ज मान ली कैपिटल Q, मतलब इसमें अननोन क्या क्या है तो हम लोग अननोन लिख लेते हैं। अननोन कौन सा है, Q एंड X आर अननोन्स, ये दोनों अननोन है। बाकी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है जो चार्ज, तो सबसे पहले इस पर फोर्स का डायरेक्शन दिखा है, तो ये आ गया फोर्स ऑन P ड्यू टू ए, रिपल्सिव फोर्स, दोनों ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव मान ली। अब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, अट्रैक्टिव फोर्स, तो फोर्स ऑन P ड्यू टू B, ऐसा हो गया। दोनों का वैल्यू लिखेंगे, फोर्स ऑन P ड्यू टू A क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 और बाई एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, तो इसका डायरेक्शन है अवे फ्रॉम, या ऐसे लिखे P से A की ओर, फ्रॉम A टू P, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा A टू P। अब उसी तरह फोर्स ऑन P ड्यू टू B देखेंगे, तो आ जाएगा K Q इंटू Q, नहीं एक तो आ गया Q और दूसरा आ गया क्या लेंगे 2Q लेंगे, -2Q नहीं लेंगे क्योंकि इसका कंसिडरेशन माइनस का हम कहाँ कर देंगे, डायरेक्शन में कर लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का x और ये d, तो x प्लस d का होल स्क्वायर फ्रॉम कहाँ से कहाँ जाएगा, ये P से A की ओर है, P से A की ओर, अभी था A से P की ओर, तो ये आ जाएगा P टू A। अब यदि दोनों के बीच का कोण देखें तो कैसा आ जाएगा, यदि देखें फोर्स ऑन P ड्यू टू A एंड ऐसा लिखिए एंगल बिटवीन फोर्स ऑन P ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन P ड्यू टू B इज कैसा 180, एक दूसरे के अपोजिट A से P की ओर और P से A की ओर, A से P, इसलिए दोनों के बीच का कोण, या यहाँ पर से भी देख सकते हैं दोनों के बीच का कोण कैसा है 180 डिग्री है। अब क्या करेंगे, नेट फोर्स ऑन सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स से लिखेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स देखेंगे, क्या देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स से, नेट फोर्स ऑन P, ये नेट फोर्स ऑन P, तो नेट फोर्स ऑन P बराबर हो जाएगा P ड्यू टू A और प्लस फोर्स ऑन P ड्यू टू B, तो ये आ जाएगा दोनों का वैल्यू रखिए, तो ये आ जाएगा F, ये तो होगा कैसा, यहाँ पर लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन या एट इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स ऑन P इज इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, ये 0 आ गया। अब इसको दोनों को 180 डिग्री पर जोड़ेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, FPA और यह आ जाएगा माइनस FPB, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इक्विलिब्रियम के लिए इसका वैल्यू कैसा हो गया 0। अब ये चूंकि 180 डिग्री दोनों के बीच का कोण है, इसलिए क्या करेंगे 180 डिग्री जब कोण आ गया तो दोनों के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड रखते हैं K Q इंटू Q बाई एक्स स्क्वायर, केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को नहीं कंसिडर करेंगे, माइनस K Q इंटू 2Q बाई एक्स प्लस D का होल स्क्वायर, और इधर तो 0 था। अब इस दोनों में हम लोग जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, K Q इंटू Q ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा 2 माइनस में एक्स प्लस D का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया, और इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो नहीं सकता है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 हो सकता है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2/x² एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि के एक कांस्टेंट है, चार जीरो हो जाएगा, इसमें से कोई भी एक चार जीरो हो गया तो फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए ऐसा संभव नहीं। तो इसको उधर ले चल जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये आ जाएगा, इस स्क्वायर को उधर ले चल जाते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर। या यहां पर देखते हैं, देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा, इसको इधर लाते हैं या इसको उधर ले चल जाइए, तो ये आ जाएगा रूट 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू डी। एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू डी। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी बाई रूट 2 माइनस 1। मतलब ये छोटा चार्ज या कहिए ए से रूट 2 माइनस 1 दूरी पर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, जहां पर किसी भी प्रकार का कितना भी अमाउंट का चार्ज रख दें, उस पर नेट फोर्स इस दोनों के कारण कैसा होगा? इस दोनों चार्ज पार्टिकल के सिस्टम के कारण जीरो होगा। मतलब यही पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निकला। तो इसी बात को हम लोग देखते हैं, ये वाला बात हो गया। अब इसके बाद जो भी होगा सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में वैसे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ रहा है। उसमें क्या करना होगा कि यहाँ पर इस पार्टिकल पर जीरो हुआ, अब इस पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो निकालेंगे। यदि नेट फोर्स इस पर भी जीरो हो गया, तो यहाँ पर कितना अमाउंट का चार्ज रखें ताकि इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो और इस चार्ज पार्टिकल पर भी इस दोनों के कारण नेट फोर्स जीरो हो। पार्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? केवल इस पर नेट फोर्स जीरो हो, इस दोनों पर अभी नेट फोर्स जीरो नहीं किए। ये हो भी सकता है अभी और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर कितना अमाउंट का चार्ज रखें इस पी पॉइंट पर ताकि ए पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो हो, या कहिए प्लस क्यू पर नेट फोर्स जीरो हो और माइनस 2q पर भी नेट फोर्स जीरो हो, तो उसको कहेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम। इसी को आगे हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का पार्ट यहीं तक।